सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब होता है, पहले तो समझिए नेटिव का मतलब। नेटिव का मतलब होता है अगर आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं ना, जैसे कि हम सब इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के नेटिव हुए। आप जिस शहर में रहते हैं आप उस शहर के नेटिव हुए। तो सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब होता है जिस जगह के लोग हैं, जो उस जगह रहने वाले लोग हैं, उनको सभ्य बनाना। सिविलाइज करने का मतलब होता है उनको रहने का रंग ढंग सिखा देना, होता है सिविलाइज करना। एजुकेटिंग द नेशन, देश को पढ़ाना। तो किस तरीके से अंग्रेज हम लोगों को सिविलाइज करना चाहते थे, उनको हम गधे गवार टाइप्स लगते थे, वो हमें ढंग का सभ्य बनाना चाहते थे। और एजुकेटिंग द नेशन मतलब देश को पढ़ाना लिखाना, किस तरीके से देश में एजुकेशन का माहौल ज़्यादा बना, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश रूल है उसने इफ़ेक्ट किया था नवाब्स को, राजास को और यहाँ के पीजेंट्स को, मतलब यहाँ के हमारे देश के किसानों को और ट्राइबल्स को। ट्राइबल्स यानी कि जो जंगलों वाले रीजन में लोग रहते हैं, इन सबको किस तरीके से अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ी ताकत ने, अंग्रेज़ी शासन ने हमें इफ़ेक्ट किया था। इस चैप्टर में हम लोग ट्राई करेंगे समझने का कि इन सब चीज़ों का इम्प्लीकेशन क्या हुआ था स्टूडेंट्स की लाइफ पर। मतलब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, उन्होंने देश को गुलाम बनाया, इसका असर हर किसी पर किसी न किसी तरीके से तो हुआ ही था। तो स्टूडेंट्स पर, जो बच्चे पढ़ने वाले लोग हैं, उन पर इसका क्या असर हुआ था। ब्रिटिश जो थे इंडिया में, उनको एक ही चीज़ चाहिए थी, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि वो देश को जीतना चाहते थे, ज़मीन को हड़पना चाहते थे। और जो रेवेन्यू है यानी कि जो कर इकट्ठा करना है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। उनको लगता था कि दे हैड अ कल्चरल मिशन, उनके पास एक मिशन है। वो क्या है कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज करेंगे, हमारे कस्टम्स को, हमारी वैल्यूज़ को वो बदल देंगे। मतलब उन्हें हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारे कपड़े, हमारे तौर तरीके, इवन हमारे जीने का तरीका अंग्रेज़ों को ठीक नहीं लगता था। वो ये सोचते थे कि वो हम लोगों को ठीक कर देंगे। तो उसके बारे में ही ये चैप्टर है, वो समझते हैं। तो किस तरीके के बदलाव वो लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और किस तरीके से इंडियंस को वो एजुकेट करना चाहते थे, सिविलाइज करना चाहते थे, और किस तरीके से मेड देम बिलीव दैट द ब्रिटिश वर गुड सब। तो मतलब किस तरीके से हम लोग उनके गुड सब्जेक्ट्स बन सकते थे। गुड सब्जेक्ट्स का मतलब है हम उनके नागरिक थे ना, उस समय पर हम नागरिक थे, मतलब उनके सब्जेक्ट थे, तो हम उनके लिए अच्छे कैसे बन सकते थे, ये सब वो सोच रहे थे। तो उनके पास, अंग्रेज़ों के पास कोई सिंपल आंसर्स नहीं था इन क्वेश्चंस का। तो उन्होंने काफ़ी सारी डिबेट करी, काफ़ी सारे सालों तक कि किस तरीके से इन इंडिया के लोगों को सुधारा जाए, इनको ठीक करा जाए। तो एक बॉक्स में है देखिए लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट ऐसा पर्सन होता है जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। जैसे कि अगर आपको सपोज करिए इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है, सपोज करिए फ्रेंच, जर्मन और बहुत सारी भाषाएं आपको आती हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक लिंग्विस्ट हैं। जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, उस पर्सन को हम लिंग्विस्ट कहते हैं। अब आता है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। अंग्रेज पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को कैसे देखते थे। तो देखते हैं इसमें, लेट अस लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन 200 ईयर्स। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज एजुकेशन को लेते थे। तो आज जो एजुकेशन का पैटर्न है वो 200 सालों में, जब अंग्रेज़ों ने देश पर राज किया, तो किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ है। इस प्रोसेस में हम लोग इंक्वायरी करेंगे कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिश के आइडियाज़ पर, इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया था। मतलब ब्रिटिश के जो हमें पढ़ाने लिखाने के आइडियाज़ थे, हमें बदलने के आइडियाज़ थे, उस पर हमारे देश के ही लोगों का कैसा रवैया था, क्या वो चाहते थे, और किस तरीके से इंडिया के लोगों ने ही अपने व्यूज़ डेवलप करे पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो अब आता है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब ये ओरिएंटलिज्म का ट्रेडिशन क्या है, तो ये देखते हैं। इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स। 1783 में एक पर्सन था जिसका नाम था विलियम जोन्स। वो कलकत्ता में आया। उसकी अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट कंपनी हैड टू सेटअप। तो देखिए, जो विलियम जोन्स था वो एक जज की तरह आया कंपनी के। तो कंपनी ने अपनी कोर्ट वगैरह, कंपनी मतलब अंग्रेज़, पहले जो अंग्रेज़ थे वो कंपनी के तौर पर आए थे व्यापार करने के लिए। तो एक पर्सन आया जिसका नाम था विलियम जोन्स। वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह आया था और वो लॉ का एक्सपर्ट था, बट वो एक लिंग्विस्ट भी था। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि लिंग्विस्ट क्या होता है, जिस पर्सन को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। तो जोन्स एक लिंग्विस्ट भी था, उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, और एक वो जज भी था। तो उसको लैटिन आती थी, उसको ग्रीक आती थी, उसको फ्रेंच आती थी, इंग्लिश आती थी, उसको अरेबिक अपने फ्रेंड से सीखी थी, पर्शियन भी सीखी थी, और उसने काफ़ी सारे साल लगाए थे पंडित के साथ रहा था, और उसने संस्कृत भाषा भी सीखी थी, संस्कृत की ग्रामर भी सीखी थी, पोएट्री सीखी थी, और वो
जब उसने संस्कृत भाषा सीख ली तो फिर वो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट भी पढ़ने लगा था, लॉ, फिलॉसफी, मतलब धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, मोरालिटी, मैथ्स, अर्थमेटिक, मेडिसिन, उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करी थी। सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा पढ़ने में वो था ये पर्सन विलियम जोन्स, क्योंकि उस टाइम फोन्स नहीं होते थे ना, इसलिए। तो जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता एट द टाइम। तो जोन्स जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडिया के कल्चर में और इंडिया के लैंग्वेज वगैरह में, तो काफ़ी कुछ सीख रहा था। तो उसने देखा कि और भी जो ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तो इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नैथनियल हालहेट वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। तो इसके साथ विलियम जोन्स के साथ साथ ही ये कोलबर्ग हो गया और हॉलहेड हो गया, ये भी इंडिया की भाषाओं के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे थे, और संस्कृत हो गया, पर्शियन भाषा हो गई, उसके कामों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। और टुगेदर उन दोनों के साथ मिलकर जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने बाद में जाकर के काफ़ी सारी चीज़ें खोली थी और काफ़ी रिसर्चेस भी किए थे। तो विलियम जोन्स ने बेसिकली इसकी स्टार्टिंग करी थी, और इनके साथ थे कोलब्रुक और हॉलहेड, ये इन्होंने भी विलियम जोन्स का साथ दिया था इसका सेटअप करने में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्टार्ट की थी, और ये एशियाटिक रिसर्चर्स किसको कहा गया था। तो ये कोलब्रुक थे एक, और फिर उसके बाद विलियम जोन्स थे, है ना। तो विलियम जोन्स का नाम तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना ही है। जोन्स एंड कोलब्रुक, देखते हैं यहाँ पे, जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। तो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बन गया था इंडिया की तरफ। उनका डीप रिस्पेक्ट थी एंशियंट कल्चर के लिए, इंडिया के लिए भी और वेस्ट के लिए भी। तो मतलब इनका ये नहीं था कि अंग्रेज़ों की तरह कि इंडिया का कल्चर ख़राब ही है, ऐसा नहीं। ये जो एंशियंट कल्चर था, जो पुराना कल्चर था, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वेस्ट का हो, इनके देश का हो या और दूसरे देशों का, ही उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। इंडियन सिविलाइजेशन उनको लगा कि अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट बट हैज़ सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन। तो विलियम जोन्स को समझ में आया कि इंडिया का पास्ट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस था, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पास्ट रहा था इंडिया का, बट टाइम के साथ साथ वो डिक्लाइन हो गया। उन्होंने इंडिया को समझने के लिए और डिस्कवर करने के लिए सेक्रेड लीगल टेक्स्ट का मतलब है जो पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं दैट वर प्रोड्यूस्ड इन एंशियंट पीरियड। उन्होंने इंडिया को समझने के लिए पुराने जो समय में ग्रंथ लिखे गए थे ना, उनको पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslim। क्योंकि वो समझ गए थे कि जो पुराने लिखे हुए टेक्स्ट है ना, पुरानी लिखी हुई किताबें हैं, इनसे ही उन्हें समझ में आ सकता है कि सच में हिंदू धर्म, इस्लाम या मुस्लिम धर्म जो है ये किस तरीके से डेवलप हुआ है, क्या क्या यहाँ पे हुआ है। ये जो पुराने ग्रंथ हैं इनसे ही इनको समझ में आ सकता है, और किस तरीके का फ्यूचर में डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया का, वो भी तो पास्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें ये विलियम जोन्स समझ गए थे। जोन्स हो गए और कोलब्रुक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी की, एंशियंट टेक्स्ट की खोज में रहते थे काफ़ी, और समझने की कोशिश करते थे, उनकी मीनिंग्स को ट्रांसलेट करते थे उनको अलग भाषाओं में, और मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स। तो फिर उनको जो भी मिलता था वो दूसरों को भी बताते थे कि हमें इन टेक्स्ट में ये मिला है, और वो ट्रांसलेट भी करते थे इंग्लिश भाषा में। उनको लगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही हेल्प नहीं करेगा इंडिया के कल्चर के बारे में सीखने के लिए, बट इंडियंस को भी हेल्प करेगा अपनी हेरिटेज को डिस्कवर करने में। क्योंकि इंडिया के लोग बेसिकली अपनी पुरानी चीज़ों को भूल से गए थे कि हमारा पास्ट कितना ज़्यादा ग्लोरियस रहा था, कि अंग्रेज़ों का पास्ट, ये सब तो हमारे पास्ट के आगे कुछ था ही नहीं, ये सब चीज़ इंडियंस खुद भूल चुके थे। तो ये जोन्स और कोलब्रुक जो है, इन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इंडिया के पास्ट को जानकर यहाँ पर काम करने में, और इंडियंस को भी हेल्प मिलेगी अपनी हेरिटेज के बारे में जानने के लिए, जो उनकी लॉस्ट ग्लोरियस पास्ट है, मतलब इंडियंस का जो लॉस्ट खोया हुआ बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है, इसके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोन्स ने और कोलब्रुक ने पुराने ग्रंथों को पढ़ा। इस प्रोसेस में ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। और इस प्रोसेस में जो अंग्रेज़ हैं वो गार्जियंस बन जाएंगे, मतलब रखवाले बन जाएंगे इंडिया के कल्चर्स के, और हमारे मास्टर्स, हमारे ऊपर भी हो जाएंगे, वो हमारे मालिक भी बन जाएंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय इस तरीके के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस होकर काफ़ी सारे कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे ना, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश को प्रमोट करना चाहिए इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। तो काफ़ी सारे लोग, जैसे कि ये
कोलब्रुक हो गया और विलियम जोन्स हो गए, इन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ों के जो आपके मतलब ब्रिटेन में हमारी पढ़ाई चलती है उस तरीके की सिर्फ पढ़ाई ना हो, जो इंडिया के कल्चर में ही पहले से पढ़ाई लिखाई का चीज़ें रही हैं वैसी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। उन्होंने फील किया कि इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करना चाहिए कि भाई एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को भी पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ाएं, पर्शियन पढ़ाएं, पर्शियन में संस्कृत में जो किताबें लिखी गई हैं, लिटरेचर है, जो पोएट्री है, उनको भी पढ़ाया जाए। ऑफिशियल्स को लगा कि हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को ऑट टू टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विथ, कि मतलब हिंदू मुस्लिम इन लोगों को वही पढ़ाना चाहिए जो इनको पहले से आता है, और वो उनको वैल्यू भी करेंगे और उनको समझेंगे भी। और ना ऐसे सब्जेक्ट्स हमें हिंदुओं को और या फिर मुसलमानों को नहीं पढ़ाने चाहिए जो सब्जेक्ट्स उनको समझ में ही नहीं आता है, जो सब्जेक्ट्स उनके लिए एलियन है। एलियन का मतलब है यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स उनके लिए बिल्कुल बाहर के हैं, वो सब्जेक्ट्स हमें इंडियंस को नहीं पढ़ाने चाहिए। काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स का, जैसे कि जोन्स है, उनका ये भी मानना था। ओनली देन दे बिलीव, इस तभी वो, जब हम ये कहते थे जोन्स कि हम उन्हें सिर्फ ब्रिटिश की ही बातें बताते रहेंगे, अपने देश के मतलब इंडिया की बातें नहीं बताएंगे, तो मतलब वो हमें से कनेक्ट इतना नहीं कर पाएंगे। अगर हम उन्हें उनके पास्ट के बारे में और उनको समझाएंगे कि उनका पास्ट कैसा था, हमारा कैसा था, देखो हमारा कितना अच्छा है उनसे, तभी तो वो हमें मान पाएंगे। तो ब्रिटिश को ये होप थी कि भाई नेटिव्स के बारे में आप उन्हें पढ़ाएंगे तो उनका दिल जीत पाएंगे, और दिल जीतेंगे तो एरियल हम लोगों की वो रिस्पेक्ट भी करेंगे और हमारे राज को वो एक्सेप्ट भी करेंगे। तो मतलब क्या था, उन्होंने, विलियम जोन्स ने, कोलब्रुक ने और बाकी सारे लोगों ने क्या कहा कि भाई सिर्फ हमारा ब्रिटेन का ही पास्ट मत पढ़ाओ इंडियंस को, इंडिया का भी पढ़ाओ, ताकि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, अंग्रेज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे और हमारे लिए काम भी करेंगे और हमें इज्जत भी करेंगे हमारी, है ना। तो ये वाली बात हुई। फिर इस ऑब्जेक्टिव से एक मदरसा, मदरसा एक अरेबिक शब्द होता है, एक स्कूल ही होता है मदरसे, आप समझ लीजिए कि भाई इंडियंस को उनके ही भाषा में, उनके ही कल्चर के हिसाब से पढ़ाया जाए, इसलिए जो है एक मदरसा इस्टेब्लिश किया गया 1781 में, ताकि प्रमोट की जा सके अरेबिक और पर्शियन और इस्लामिक लॉ को। हिंदू कॉलेज में इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, ताकि एनकरेज किया जा सके संस्कृत टेक्स्ट को, मतलब संस्कृत में जो चीज़ें लिखी हुई हैं और कंट्री को चलाने के लिए जिन चीज़ों को काम में लाया जा सकता है। तो 1781 में जो है कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश किया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश किया गया। और 1791 में जो है हिंदू कॉलेज, 1791 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। तो 1791 में हिंदू कॉलेज, 1781 में कलकत्ता पे मदरसा इस्टेब्लिश किया गया, ताकि इंडियंस को उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ाया जा सके। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के और रिचर्ड वेस्ट मैकॉर्ड और विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता में ये इनकी ऐसे करके पिक्चर बनाई हुई है। तो देखिए दिस इमेज शो करती है कि किस तरीके से जो ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, तो ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं अभी देखेंगे कि वो ब्रिटिश पावर के बारे में क्या सोचते थे। आप नोटिस करेंगे कि हेस्टिंग्स जो है वो किस तरीके से ऐसे ऊपर मजेस्टिक से फिगर है, वो ऊपर खड़ा हुआ है। एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट is placed between the standing figure of a pandit on one side and a seated munshi on the, ये देखिए मुंशी बैठा हुआ है और ये पंडित है, और यहाँ पर हेस्टिंग्स खड़ा हुआ है और उनसे ऊंचा है। तो ओरिएंटलिस्ट नीडेड इंडियन स्कॉलर्स टू टीच देम द वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस, टेल देम अबाउट लोकल कस्टम्स लॉज एंड टेल देम ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट एंशियंट टेक्स्ट। तो देखिए हेस्टिंग्स को क्या चाहिए था कि लोग चाहिए थे ऐसे जो उसको समझाए। तो ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं दोज विद स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। तो ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है एशिया के, मतलब एशिया इंडिया हो गया और बाकी सारे एशिया के देश जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, या फिर है ना मालदीव्स, मलेशिया वगैरह, इन सब के बारे में नॉलेज होती है, इन सब के कल्चर के बारे में नॉलेज होती है, उनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, जिनको एशिया के कल्चर के बारे में नॉलेज होती है। तो हेस्टिंग्स बीच में खड़े हुए हैं, अंग्रेज़ हैं, और ये जो मुंशी वगैरह लोग हैं, पंडित हैं, ये इनको यहाँ के कल्चर के बारे में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो मुंशी पर्सन होता है जो कि जिसे पर्शियन आती है, और वर्नैकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। बेस सिंपली आपको याद रखना है कि वर्नैकुलर जब भी शब्द आए आप लोगों को समझ लेना है कि ये लोकल लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। वर्नैकुलर अ टर्म यूजुअली यूज्ड टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज। वर्नैकुलर जो है लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। और डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब होता है कोई बोली, जैसे कि हिंदी की काफ़ी सारी बोलियाँ हैं तो उनको भी वर्नैकुलर लैंग्वेज आप कहेंगे। कोई भी लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे अंग्रेज़ों के लिए हिंदी एक वर्नैकुलर लैंग्वेज थी क्योंकि वो एक लोकल थी उन लोगों के हिसाब से। तो वही है कि किस तरीके से क्रिटिसिज्म किया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देश की चीज़ों का, उनको छोटा दिखा करके।
तो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, ग्रेव एरर मतलब बहुत ही बुराइयां ईस्ट में, ईस्ट मतलब हमारे देश वाला पार्ट है, इंडिया एशिया वाला पार्ट है, इनमें क्या एरर्स थे। अर्ली 19th सेंचुरी से काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने स्टार्ट कर दिया था क्रिटिसाइज करना ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग, मतलब जो इंडिया में या फिर एशिया वाले रीजन में जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई होती थी, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने इनको मतलब कहा कि ये भाई कोई पढ़ाई करवाने का कोई तरीका थोड़ी ना है, इसमें कोई कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है। उन्होंने इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि नॉलेज जो है ना ईस्ट की, वो फुल ऑफ एरर्स है, मतलब जो ईस्ट की नॉलेज है उसमें पूरी तरीके से गलतियाँ भरी हुई हैं, उसमें कोई ठीक चीज़ तो है ही नहीं, और अनसाइंटिफिक थॉट है, और ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो मतलब सीरियस नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड है। इसलिए जो अंग्रेज़ है ना, जो अंग्रेज़ों का लिटरेचर है, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, उसको ही तवज्जो दी जानी चाहिए और उसको ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ईस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न लिटरेचर जो सही नहीं है उससे जॉब्स भी नहीं कर सकते और कोई फ़ायदा होगा नहीं, कोई साइंटिफिक नॉलेज हमें प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो अंग्रेज़ों को लगा कि संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, लिटरेचर पढ़ाने के लिए, फिर अरबिक पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो। अब बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट, अब 1830s आते आते जो ओरिएंटलिस्ट पे अटैक था, मतलब कि भाई ओरिएंटलिस्ट जो है इंडिया की लैंग्वेज कल्चर ये सब पढ़ाया जाए, बिल्कुल मतलब इस पर मनाही कर दी गई कि भाई इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया के कल्चर ये सब पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। थॉमस बेनिंगटन मकॉले, अब इसको मकॉले से आप लोग याद रख सकते हैं। मकॉले बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था कि भाई इंडिया तो बिल्कुल ही ख़राब है, इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया का कल्चर, इंडिया का लिटरेचर, इंडिया की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सब बेकार है, और अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे ब्रिटिश अपना, तो वो पैसा डूबेगा। तो वो कहता था कि इंडिया जो है ना एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, मतलब इंडिया के लोग बिल्कुल बेकार है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, अनसिविलाइज्ड हैं, अभद्र लोग हैं यहाँ के, उनको सिविलाइज करना पड़ेगा, उनको एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा। इसलिए वो कहता था कि ईस्ट की यानी कि इंडिया की कोई भी नॉलेज की ब्रांच ऐसी नहीं है जो कि इंग्लैंड से कंपेयर की जा सके। इंग्लैंड की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, इंडिया की बहुत बेकार है। और हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मकॉले कह सकता है कि मकॉले कहता था कि एक सिंगल शेल्फ, मतलब 10 किताबें आप रख दो यूरोप की, और पूरा का पूरा इंडिया का लिटरेचर, अरब का लिटरेचर एक साथ मिला करके रख दो, तो जो एक शेल्फ है ना इंग्लिश की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज़्यादा सही होगी, क्योंकि जो इंडिया का लिटरेचर है, संस्कृत का, अरेबिया का, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा मकॉले का मानना था। उसने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में, उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए ओरिएंटल लर्निंग में अपना पैसा। ओरिएंटल लर्निंग क्या थी? इंडिया का कल्चर जो है, इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया का लिटरेचर को पढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पैसा नहीं ख़राब करना चाहिए, वो तो वेस्ट ऑफ मनी है। काफ़ी सारी एनर्जी और पैशन के साथ मकॉले ने एम्फेसाइज़ किया कि भाई इंग्लिश को हमें पढ़ाना चाहिए। तो मकॉले ने कहा कि भाई इंग्लिश पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्या होगा, इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश भाषा को समझ पाएंगे, और हमारा इंग्लिश का जो फाइनेस्ट लिटरेचर है और वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये सब उन्हें पता लगेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड की साइंस, वहाँ की फ़िलोसफी, वहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है वो इनको अच्छे से पता लगेगा। इंग्लिश जो है वो अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे तो उनका टेस्ट चेंज करेगा, उनकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे और उनकी कल्चर चेंज हो जाएगा। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो अपना कल्चर इंडियंस भूल जाएंगे, और ब्रिटेन में जिस तरीके से रहन सहन है, वहाँ के तौर तरीके हैं जीने के, उसको इंडियंस अपना लेंगे, ये कह रहा था मकॉले का। और वहाँ पे जो फिर सामान प्रोड्यूस होगा, अगर उनके जैसी हर मतलब टेस्ट हो जाएगा उनके जैसा, इंग्लिश जैसा, इंग्लिश लोगों जैसा, उनके जैसे कपड़े पहनने शुरू कर देंगे, तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को भी तो फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका सामान इंडिया में बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इन लोगों की प्लानिंग थी। तो मकॉलेज मिनट आया 1835 में। मकॉलेज मिनट में क्या था, कोई मिनट नहीं था, इसमें पूरी एक स्पीच टाइप की थी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया था, और किस तरीके से जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में, वो ओरिएंटल नहीं होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाई लिखाई का जो जैसी किताबें होंगी वो सारी की सारी इंग्लिश में होंगी। तो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जिसमें लोकल लैंग्वेजेस, लोकल कल्चर पढ़ाया जाता था, जैसे कि कलकत्ता मदरसा हो गया, बनारस जो कि विलियम जोन्स ने इस्टेब्लिश किए थे, बनारस, कलकत्ता, कोलब्रुक वगैरह ने, उन सबको पैसा वैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देगी, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं जो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा मानना था मकॉले का। तो उसने कहा कि ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो
पढ़ा रहे हैं ओरिएंटल लैंग्वेज, मतलब संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, पर्शियन हो गया, ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, मतलब ये तो अंधेरा फैला रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी वजह से जो है ये सब चीज़ें एकदम ख़राब होती जा रही है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ानी चाहिए स्कूल्स में ताकि लोगों का भला हो। तो ऐसा माना था मकॉले का कि इंग्लिश भाषा से ही लोगों का भला हो सकता है। लैंग्वेज ऑफ द वाइस, तो मकॉले कहता था कि भाई ये तो होशियारों की लैंग्वेज है। सारी की सारी पार्टीज़ एग्री कर रही थी कि कॉमन जो लैंग्वेज है ना नेटिव्स की, वो इंडिया की बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई लिटरेचर नहीं है, कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो इतनी ख़राब है कि जब तक उसको सुधारा ना जाए तब तक उसमें इंग्लिश का भी लिटरेचर ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा मकॉले ने कहा था कि इंडिया की लैंग्वेज तो इतनी ख़राब है कि उनमें कुछ है ही नहीं। तो प्रैक्टिकल वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ डिस्पैच, मतलब वुड्स डिस्पैच जो था, अच्छा हाँ यहाँ पे है, यहाँ तक हमने देख लिया था कि इंग्लिश का कल्चर बहुत अच्छा है, इंग्लिश भाषा बहुत अच्छी है, इंडिया का सब कुछ बेकार है। अब एजुकेशन फॉर कॉमर्स, मतलब पढ़ाई लिखाई व्यापार के लिए। तो देखिए 1854 आते आते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, देखिए लंदन में कंपनी थी एक, पहले अंग्रेज़ हमारे देश में व्यापारियों के तौर पर आए थे, वो कोई राजवाज करने के उससे नहीं आए थे कि हम इन्हें गुलाम बना लेंगे, बट धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश में देख ली कमियाँ और वो उन्होंने कर लिया, राज हरा दिया यहाँ के राजाओं को। तो 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, कंपनी का एक पार्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय पे गवर्नर जनरल होने लगे थे, ये इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1854 में तो लगभग 100 साल होने वाले थे उनको राज करते करते हमारे देश पे। तो उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा कि भाई इस तरीके से इस देश की इंडिया की पढ़ाई लिखाई होगी, जिसको वो चार्ल्स वुड ने भेजा। तो इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से ये फेमस हो गया कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो मतलब वुड्स डिस्पैच आया 1854 में कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई होगी। इसमें एक एजुकेशन पॉलिसी आउटलाइन की गई जो कि इंडिया में फॉलो की जाएगी, और एम्फेसाइज किया गया, मतलब जोर दिया गया कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग, की जो यूरोप में जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई होती है, तो पहले मकॉले में नटाया था, है ना, 1834 के टाइम पे। तो उन्होंने कहा था कि भाई 1835 में कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए और जो लोकल भाषाएं हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोबारा से 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, उसने भी यही कहा कि यूरोप में जो लर्निंग है वही अच्छी है और ओरिएंटल नॉलेज को स्टॉप कर दिया जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओरिएंटल नॉलेज मतलब लोकल। तो अदर प्रैक्टिकल यूज़ जो थे डिस्पैच के वो थे इकोनॉमिक, मतलब व्यापारी तौर पर, पैसे के तौर पर क्या फ़ायदा होगा। यूरोपियन लर्निंग उसने कहा कि अनेबल करेगी इंडियंस को कि भाई क्या फ़ायदे हैं फ्लो फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो यूरोपियन लर्निंग जो है उससे पता लगेगा इंडियंस को कि भाई व्यापार होगा तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स से कितना फ़ायदा होता है, और उनको इंडियंस को समझ में आएगा डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि इंडिया अपने देश के जो रिसोर्स हैं उनको डेवलप करो और हमें भेजो, हम फैक्ट्री में काम में ले लेंगे। तो मतलब खैर ये सब लिखा नहीं गया था, बट उनका मतलब यही था कि किस तरीके से अगर इंग्लिश भाषा वो पढ़ेंगे और इंग्लिश भाषा में पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो कितने ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उनके देश का व्यापार बढ़ेगा। इस तरीके की बातें डिस्पैच में लिखी गई थी। और उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस अगर वो करेंगे यूरोपियन वे ऑफ लाइफ से तो इंडियंस का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, इंडियंस का टेस्ट, उनकी ज़रूरतें, उनकी डिज़ायर्स और क्रिएट कर देंगे डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। तो मतलब जो सामान ब्रिटेन में प्रोड्यूस होगा उस सामान की डिमांड भी तो क्रिएट होगी अगर हम लोगों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाया जाएगा, उनके ही कल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि, और हमें बताया जाएगा कि भाई उनका कल्चर कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से चाय पीते हैं, कितने अच्छे से कपड़े पहनते हैं। भाई हमारे दिमाग में वही चीज़ें बैठ गई हैं, आज भी बैठी हुई हैं, तभी तो हमारे देश में आज भी जो बाहर के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, अपने कल्चर को नीचा समझा जाता है। तो ये सारे के सारे वो उन्होंने जड़ें बिठा रखी है हमारे दिमाग में तब से ही, सालों से। तो वुड्स डिस्पैच आया था, उन्होंने कहा कि भाई अगर वुड्स डिस्पैच के वो हम लोग अपनी अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाएंगे इंडियंस को तो वो हमारे जैसा टेस्ट डेवलप कर लेंगे, हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे, हमारे जैसे उनकी सोच हो जाएगी, तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। तो इंडियंस जो हैं वो अप्रिशिएट करने लगेंगे जो भी कुछ आएगा यूरोप से। वुड्स डिस्पैच ने ये भी आर्ग्यू किया कि यूरोपियन लर्निंग जो है इम्प्रूव कर देगी मॉरल करेक्टर्स ऑफ इंडियंस को। मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग मॉरली ठीक नहीं है, हमारा जो है मॉरल कंडक्ट, हमारे तौर तरीके जीवन जीने के वो ख़राब है। उन्होंने कहा कि अगर वुड्स डिस्पैच ने ये भी कहा कि अगर यूरोपियन लर्निंग होगी तो इंडियंस ज़्यादा ट्रूथफुल हो जाएंगे, ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मतलब पहले जो लोग हैं वो चोर हैं, इंडियंस
की जो बेसिक नेचर है वो चोरी करने का है, बेसिक नेचर उनका धोखा देने का है। अगर इंडियंस इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो सच्चे हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे, ट्रूथफुल हो जाएंगे। वो इसने सप्लाई की और सप्लाई कर देंगे कंपनी को सिविल सर्वेंट्स जो कि ट्रस्टेड हो जाएंगे। मतलब छोटी क्लर्क लेवल की नौकरी करने के लिए इंडिया से सस्ते लोग भी मिल जाएंगे इनको, फिर ब्रिटेन के तो महंगे पड़ते हैं इन्हें। लिटरेचर जो है ईस्ट का वो सिर्फ ग्रेव एरर्स, मतलब बहुत ही ख़राब एरर्स से, गलतियों से नहीं भरा हुआ है, बल्कि लोगों में सेंस ऑफ ड्यूटी भी नहीं लाता, मतलब अच्छा इंसान भी नहीं बनाता है, लोगों को काम के प्रति कमिटमेंट भी नहीं देता है। और जो स्किल्स चाहिए होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो भी जो ओरिएंटल एजुकेशन है, इंडिया की एजुकेशन है, वो लोगों को प्रोवाइड नहीं करती है। तो फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। तो आ गया डिस्पैच, तो काफ़ी सारे मेजर्स बदलाव लेकर के आए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था गवर्नमेंट का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया काफ़ी सारे एजुकेशन के मैटर्स को अपने अंदर लेने के लिए। काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए ताकि यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश की जाए। 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी ना, जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था, दिल्ली में, मेरठ में, उससे पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो गई थी। तो मतलब यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश कर दी थी इन लोगों ने और अटेम्प्ट किया था लाने का चेंजेस स्कूल एजुकेशन। मतलब देखिए कुछ तो अच्छे बदलाव भी आए कि हायर एजुकेशन मिलने लगी, हमारे देश के लोगों को नौकरियां मिलने लगी, बट हमारे देश के सिस्टम को पूरी तरीके से नकार देना भी गलत ही था। तो ये है वुड्स डिस्पैच में। और एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज, तो वही वुड्स डिस्पैच कहता है कि ओरिएंटल लर्निंग जो है बिल्कुल बेकार है, एजुकेशन जो होगी बाहर की होगी, मतलब यूरोप की एजुकेशन होगी तो यूरोपियन नॉलेज, यूरोपियन साइंस, यूरोपियन आर्ट, लिटरेचर जो भी है वो इंडिया में फैलेगा और इंडिया के लोग होशियार बनेंगे। यहाँ का पढ़ के तो इंडिया के लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी की जो बन रही थी वो दिखा रहे हैं इसमें। अब आता है डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन। यहाँ पर ये जो है मकॉले ये लिखता है, खैर मकॉले का भी है इसमें और थोड़ा सा विलियम कैरी है, तो कैरी का है यहाँ पर। तो इसमें ये लिखते हैं कि आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया था क्रिश्चियन मिशनरी ने इंडिया में। तो क्रिश्चियन मिशनरी कौन होते थे? देखिए, एक तो अंग्रेज थे जो कि शासन करने आए थे, उन्हें पैसा कमाने से मतलब था। क्रिश्चियन मिशनरी वो लोग होते थे जो चाहते थे कि इंडिया के लोगों का धर्म बदल दिया जाए, मतलब इंडिया के लोगों को क्रिश्चियन बना दिया जाए, वो क्रिश्चियन मिशनरी होते थे। तो 19वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे और उन्हें लगा कि भाई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इसको इम्प्रूव किया जाए, और इंडिया का जो सिस्टम है ओरिएंटल एजुकेशन का वो गलत है, इनको क्रिश्चियन एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को नहीं आने देती थी इंडिया में। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन करने की लोग कोशिश करेंगे तो इंडिया के लोग तो हैं ही ऐसे, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मानते हैं, तो ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो 1813 में तो मिशनरी की एक्टिविटीज़ से मतलब इन्होंने ज़्यादा करनी नहीं दी अंग्रेज़ों ने। फिर धीरे धीरे जो है दूसरे इलाकों में जहाँ पर इनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं था अंग्रेज़ों का, वहाँ पर जा कर के क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि सेरमपुर एक इलाका था जो कि डैनिश भी लोग होते हैं, उधर यूरोप के होते हैं, वो लोग भी इंडिया पे आकर के काफ़ी सारे एरिया पे थोड़ा बहुत टाइम के लिए कंट्रोल था। तो वहाँ पर इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने काम करना शुरू कर दिया और प्रिंटिंग प्रेस को 1800 में सेटअप किया गया और सिरमपुर में ही कॉलेज को 1818 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। फिर उसके बाद मिशनरी स्कूल्स जो है धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी आते आते पूरे के पूरे इंडिया में आज भी जो सेंट मेरी और इस टाइप के जो होते हैं ना, ये सारे के सारे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज जनरली इस्टेब्लिश किए गए। खैर अब तो खुद भी खोलने लगे इंडिया के लोग भी इस नाम से, बट पहले यही होते थे। फिर जो ये अंग्रेज़ जो मिशनरीज़ होते थे ये कहते थे कि इंडिया की एजुकेशन बेकार है, यहाँ की ओपिनियन ठीक नहीं है और इनको इंग्लिश एजुकेशन दी जानी चाहिए। सीरमपुर कॉलेज जो है हुगली रिवर कलकत्ता सीरमपुर वाले रीजन में ये कॉलेज बनाया गया, स्कूल बनाया गया। अब व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स जो थे उनका क्या हुआ? लोकल स्कूल्स के बारे में पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आगे का देखेंगे। तो ये है लोकल स्कूल्स का क्या हुआ। क्या आपको कोई भी आइडिया है कि बच्चों को ब्रिटिश टाइम से पहले कैसे पढ़ाया जाता था? तो देखिए एक विलियम एडम की रिपोर्ट है, इसमें हमें पता लगता है कि इन 1830s के टाइम पर विलियम एडम्स एक स्कॉटिश मिशनरी था। स्कॉटिश मिशनरी का मतलब है ये वही अपना धर्म प्रसार करने आया था, क्रिश्चियनिटी फैलाने। तो स्कॉटिश मिशनरी था, उसने बंगाल को टूर किया, बिहार को टूर किया और उसने
मतलब एक रिपोर्ट बनाई जिसमें वर्नैकुलर एजुकेशन का किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, वर्नैकुलर एजुकेशन मतलब लोकल एजुकेशन किस तरीके से काम करती है, ये विलियम एडम ने रिपोर्ट बनाई। तो एडम ने पाया कि लगभग 1 लाख पाठशाला हैं जो कि बंगाल और बिहार में, सिर्फ बंगाल बिहार में 1 लाख पाठशाला थी और हर पाठशाला में लगभग सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं, और पाठशाला में तो 20 स्टूडेंट्स हैं हर पाठशाला में, और 1 लाख पाठशाला है, तो लगभग 20 लाख पाठशाला थी जो कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी। और उसमें मतलब हर कोई पढ़ता था, अमीर लोग हो गरीब लोग हो सब एक साथ पढ़ते थे। और जनरली वो पाठशालाएं जो हैं या तो लोकल टीचर खुद ही बना लिया करते थे अपने घरों वगैरह में, या फिर जो आसपास के अमीर लोग होते थे वो डोनेशन वगैरह देते थे और उससे वो पाठशालाएं चला करती थी। सिस्टम ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, और आज के जो स्कूल से ऐसा नहीं था। उस समय पर कोई पर्टिकुलर फीस नहीं होती थी, कोई प्रिंट वाली किताबें नहीं होती थी, कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी, बेंचेस चेयर ब्लैक बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था, ना ही रोल नंबर्स होते थे, ना ही एनुअल एग्जामिनेशंस होते थे, कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं होता था। ज़्यादातर बनियन के ट्री बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के क्लासेस लगाई जाती थी और विलेज के कोने पर ये क्लासें लगती थी, और ज़्यादातर शॉप टेम्पल या फिर गुरु के घर पे ही ये लगा दी जाती थी या फिर मंदिरों में पढ़ाया जाता था। और टीचर की मतलब जो पेरेंट की इनकम होती थी उसके हिसाब से ही वो फीस दे दिया करते थे। अमीर बच्चे ज़्यादा पे करते थे, गरीब बच्चे कम पे करते थे। और टीचर जो है वो ओरली पढ़ाते थे और गुरु डिसाइड करते थे क्या पढ़ाना है, और स्टूडेंट की ज़रूरतों के हिसाब से टीचर पढ़ाया करते थे। और स्टूडेंट्स जो है सारे के सारे चाहे किसी भी एज के हो एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ा करते थे, एक ही प्लेस पे। गुरु जो है वो सारे बच्चों से सेपरेटली इंटरेक्ट करता था और उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाता था। एडम्स ने डिस्कवर किया कि फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है वो लोकल नीड्स के हिसाब से है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस जब जो होती है हार्वेस्ट, जब खेतों में कटाई का काम होता है तब क्लासेस नहीं चलती हैं, इससे जो गरीब बच्चे हैं जो कि खेतों में काम करते हैं वो भी पढ़ पाते हैं। पाठशाला जो है जब फसलें कट जाती हैं फिर से स्टार्ट हो जाती है, तो पीजेंट्स फैमिली जो किसानों के बच्चे हैं वो भी अच्छे से इसलिए पढ़ाई कर पाते हैं। तो विलेज की पाठशाला देखते हैं। न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, तो नई तरीके के रूटीन्स बनने लगे थे और नए कानून नए तौर तरीके आने लगे थे। तो अप टू द मिड 19th सेंचुरी कंपनी जो है वो कंसर्न थी। 19th सेंचुरी तक कंपनी को मेनली सिर्फ हायर एजुकेशन मतलब जो कॉलेजेस वगैरह है इनसे ही मतलब था, तो इसने जो लोकल पाठशाला थी उसको फंक्शन करने दिया। मिड 19th सेंचुरी तक आते आते मतलब 1850-60 तक तो इन्हें जो बेसिक लेवल जो स्कूल होता था ना उससे इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता था। बट 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो जो वर्नैकुलर एजुकेशन है ना, मतलब जो लोकल लैंग्वेज में जो बेसिकली बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है उसमें भी इन लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इनको लगा कि एक नया सिस्टम हम लेकर के आएंगे, नए रूटीन बनाएंगे, नए रूल्स बनाएंगे, ताकि और रेगुलर इंस्पेक्शंस भी हम करेंगे, मतलब स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है, क्या सब चल रहा है। इन्होंने बिल्कुल जैसे आज का एजुकेशन सिस्टम है ना कि हम स्कूल जा रहे हैं, क्लासेस लगी है, टाइम टेबल के हिसाब से सब चल रहा है, तो ये वाला सिस्टम 1850s के टाइम से इन्होंने इंट्रोड्यूस करना हमारे देश में शुरू कर दिया था। अब ये सब चीज़ें हुई तो हुई किस तरीके से और क्या क्या मेजर्स लेने पड़े कंपनी को ऐसा करने के लिए, जो पूरा नया एजुकेशन सिस्टम ये लोग बना रहे थे। तो इन्होंने काफ़ी सारे पंडित अपॉइंट कर दिए, हर के पास इंचार्ज था लगभग 4 से 5 स्कूल का, तो मतलब काफ़ी सारे पंडित इन लोगों ने अपॉइंट कर दिए, और एक पंडित के पास जो होता था वो 4 से 5 स्कूल्स का इंचार्ज होता था। टास्क होता था पंडित का कि वो विजिट करे पाठशालाओं को और ट्राई करे इम्प्रूव करने की कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग के किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वो पंडित ठीक करने की कोशिश करें। हर गुरु से कहा जाता था कि पीरियोडिक रिपोर्ट्स डे और एंड टेक क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलर टाइम टेबल, मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है वो अंग्रेज़ों को बताएं टीचर्स, और बिल्कुल रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से ही क्लासेस ली जाए। टीचिंग जो है अब वो नई तरीके की जो किताबें आ गई थी उस पर थी, और लर्निंग को हम टेस्ट करने लगे थे। अब एनुअल एग्जामिनेशन मतलब जो आपका स्टडी पैटर्न चल रहा है ना बिल्कुल उसी तरीके से एग्जामिनेशन होने लगे थे, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई होती थी, और मतलब रेगुलर एग्जाम्स अब होने लगे थे। स्टूडेंट को अब फीस भी पे करनी पड़ती थी और रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती थी पूरी ढंग से, और फिक्स सीट होती थी जिसमें उन्हें बैठना होता था, और कुछ डिसिप्लिन और रूल्स बना दिए गए थे जो बच्चों को फॉलो करने पड़ते थे। तो अब ये देखिए श्री अरबिंदो हैं, उन्होंने एक स्पीच दी थी 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे में। उसमें अरबिंदो घोष ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो जो नेशनल एजुकेशन का गोल होना चाहिए वो स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी होना चाहिए, मतलब कि हर बच्चे के अंदर एक
देशभक्ति की भावना या राष्ट्रीयवाद की भावना को भरना होना चाहिए एजुकेशन का पर्पस। और इससे क्या होना चाहिए कि मतलब जो पुराने हमारे आइडियाज़ रहे हैं उनके बारे में बताना चाहिए, और एजुकेशन को वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसमिट करना चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब है लोकल लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ पाएँ। और अरबिंदो घोष जो एम्फेसाइज करते थे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब ग्रास रूट से जो हमारे बेसिक लॉज हैं, जो हमारा कल्चर है उससे जुड़े रहें, और मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के बारे में भी पढ़ें जो वेस्ट में हो रही हैं, उसके बारे में भी पढ़ें और अपने कल्चर के बारे में भी पढ़ें। और स्टूडेंट जो है क्राफ्ट्स भी लर्न करें, और ताकि वो इस तरीके से मतलब स्कूल के बाद जब वो पूरा पढ़ करके निकले, उनकी स्कूलिंग पूरी हो जाए तो उनको जॉब भी मिल सके। तो अरबिंदो कहते थे कि भाई ठीक है, कल्चर के बारे में पढ़ाओ, जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं साइंटिफिक नॉलेज के बारे में भी पढ़ाओ, और इस तरीके की क्राफ्ट की नॉलेज भी दो, जिससे कि भाई बच्चे जब स्कूल से निकले तो वो जॉब भी पा सके। तो यही था। तो ये पाठशाला के बारे में हम लोगों ने देखा कि नए नए जो लॉज बनाए गए थे, रूल्स बनाए गए थे, वो बच्चों को ओबे करने पड़ते थे। और पाठशाला जो ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करती थी जो गवर्नमेंट ने बताई थी, उनको गवर्नमेंट से पैसे भी मिलते थे, और जो गवर्नमेंट की बताई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं करते थे उन्हें गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिलता था। तो ओवर टाइम जो गुरुज थे वो मतलब बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस थे जो गवर्नमेंट के चल रहे थे, गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग इनको मिल रही थी, फंडिंग इनको देती थी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती थी। तो कुछ गुरु वगैरह ने मना कर दिया हम लोग नहीं करेंगे, बट वो ऐसे स्कूल ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं पाए क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाए उन स्कूल के साथ जो कि गवर्नमेंट चला रही थी। तो ये हुआ। अब नए रूल्स और रूटीन्स जो थे उनके अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, कुछ मतलब ख़राब चीज़ें भी थी, क्योंकि पहले जो है गरीब बच्चे भी आराम से स्कूल्स में पढ़ पाते थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हाई फीस पे नहीं करनी होती थी और आराम से जा पाते थे, और टाइम टेबल और सब कुछ फ्लेक्सिबल होता था कि जैसे कि फसल की कटाई चल रही है या कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं तो तब आप छुट्टी कर सकते हो। बट अब जो है अब तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना पड़ता था और रेगुलर स्कूल में जाना ज़रूरी था। हार्वेस्ट के टाइम पर भी जो है जब फसल की कटाई चल रही थी या फिर कुछ काम चल रहा होता था तब भी स्कूल चलता था। तो पुअर बच्चे जो है ना अब वो फील्ड में काम या तो करें या तो स्कूल जाएँ, तो उनकी एजुकेशन पर बहुत गंदा असर पड़ा और वो स्कूल नहीं जा पाते थे तो इसको इनडिसिप्लिन समझा जाता था और ये समझा जाता था कि वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि वो तो खेतों में जा कर के काम कर रहे हैं। पहले जो पाठशाला होती थी जब खेतों में काम चलता था तो छुट्टियां हो जाया करती थी। नए तरीके के स्कूलों में तो भाई पर्टिकुलर टाइम टेबल है और हर समय स्कूल चलेगा ही, तो ये वाली चीज़ की दिक्कत आई। अब एजेंडा फॉर द नेशनल एजुकेशन, अब नेशनल एजुकेशन कैसी हो, उसका क्या एजेंडा हो वो, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया, तो ब्रिटिश अंग्रेज़ी नहीं सिर्फ जो है एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। अर्ली 19th सेंचुरी से ही काफ़ी सारे थिंकर्स थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो एजुकेशन को फैलाने के बारे में बातचीत करते थे और उसके लिए काम कर रहे थे। और वो जो हमारे देश के पढ़े लिखे लोग थे वो यूरोप में जो डेवलपमेंट हुए थे काफ़ी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस भी हुए थे और ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो भी वेस्टर्न एजुकेशन मतलब प्राप्त करें और इंडियन एजुकेशन को मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, वो काफ़ी सारे जो इंडिया के पढ़े लिखे लोग थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ और ज़्यादा स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, यूनिवर्सिटी खोले और एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करें। तो हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग थे वो अंग्रेज़ों से कहते थे कि भाई आप ज़्यादा पैसा खर्च करो, ज़्यादा स्कूल्स खोलो। तो उनके एफर्ट्स के बारे में हम लोग चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे। और काफ़ी सारे इंडियंस थे जो कि वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में भी थे, जैसे कि गांधी जी को ज़्यादा पसंद नहीं था और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बिल्कुल मिली जुली मतलब वेस्टर्न एजुकेशन भी होनी चाहिए, इंडियन भी होनी चाहिए, इसका मिला जुला मिक्सचर चाहते थे। अब इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि इनकी क्या थिंकिंग थी। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, तो गांधी जी कहते थे कि जो अंग्रेज़ी भाषा है और इनकी जो एजुकेशन है, पढ़ाई का तौर तरीका है, इसने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी ये कहते थे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है ना उसने सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी हमारे माइंड्स में क्रिएट कर दिया। मतलब कॉलोनियल एजुकेशन ने हमारे दिमाग में इस तरीके की बात रखी है कि मतलब हम खुद को नीचा समझने लगे हैं और अंग्रेज़ों को ऊंचा समझने लगे हैं। इन्होंने दिखा दिया है अपनी एजुकेशन के थ्रू कि भाई वेस्टर्न जो कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर ईस्टर्न कल्चर है, अंग्रेज़ों का यूएस का वेस्टर्न कल्चर है। तो इनकी पढ़ाई लिखाई जो है अंग्रेज़ों की, इससे हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा इंडियन कल्चर काफ़ी नीचे है और इनका वेस्टर्न कल्चर ऊपर है। हमारा खुद का जो प्राइड है ना हमारे कल्चर में, ये इन्होंने हम में से छीन लिया है। गांधी जी कहते हैं कि जो
पॉइजन सा भर रही है, ये मतलब जहर भर रही है ये एजुकेशन हमारे दिमाग में, और इसने हमें बिल्कुल गुलाम बना दिया है और हम पे एक ईवल स्पेल मतलब काला जादू हम पे कर दिया है। जो कि वेस्ट की चीज़ें अब हमें अच्छी लगती हैं, वेस्ट से जो भी आता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। और इंडियन एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन, जो इंडियंस अंग्रेज़ों वाले इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं वो ब्रिटिश रूल तक की तारीफ़ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है ब्रिटिश रूल हम लोगों के लिए अच्छा है। जो मतलब इंडियंस इन स्कूलों में पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स के, वो ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई कर देते हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि एजुकेशन जो होनी चाहिए कुड रिकवर द सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब जो अंग्रेज़ों ने हम लोगों के अंदर डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दिया है। हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी सभ्यता को अच्छा समझें, इस तरीके की होनी चाहिए। और नेशनल मूवमेंट के टाइम पे इसलिए ही गांधी जी ने कहा कि भाई ये अंग्रेज़ों वाले स्कूल छोड़ दो, क्योंकि इंडियंस जो हैं अब उनको मतलब गुलाम नहीं रहना है, तो हम अंग्रेज़ों के स्कूलों में क्यों पढ़े। महात्मा गांधी को लगता था कि जो काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें हमें पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए, ना कि अंग्रेज़ी भाषा में। एजुकेशन इंग्लिश की जो है उसने हम लोगों को क्रिपल कर दिया है, एक तरह से हम लोगों के शरीर को कमज़ोर कर दिया है और हमारी खुद की सराउंडिंग से हम लोगों को दूर कर दिया है। और अपने ही देश में हम लोग विदेशी बन गए हैं, स्ट्रेंजर्स इन आवर ओन लैंड्स, अपनी ही ज़मीन पर हम लोग विदेशी से हो गए हैं। दूसरी लैंग्वेज हम बोलते हैं, दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं, और इंग्लिश एजुकेटेड डू नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। और जो अंग्रेज़ी में पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से वो पूरे समाज के साथ जुड़ करके रहें, अपने देश के लोगों के साथ कैसे जुड़ करके रहें। ये भी जो अंग्रेज़ी स्कूल्स में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो मासेस के साथ, ज़मीन के लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पाते। वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करती है, और ओरल लैंग्वेज मतलब किस तरीके से हमारी भाषा है उस पर तो फोकस ही नहीं करती। और सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही हम लोग पूरी ज़िंदगी के सबक नहीं सीख सकते हैं, हम लोगों को लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। तो गांधी जी बिल्कुल ठीक कहते थे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है रटो उल्टी कराओ एग्ज़ाम में, बस वही है। तो ये एजुकेशन सिस्टम गांधी जी ने भी कहा था ठीक नहीं है। गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पर्सन की माइंड और सोल डेवलप हो, मतलब इंसान की आत्मा का भी तो डेवलपमेंट हो। लिटरेरी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सिर्फ लिखना पढ़ना ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है इंसान कुछ अपने हाथ से भी काम करे और अलग अलग इक्विपमेंट्स को भी चलाना सीखे और अपनी कैपेसिटी को डेवलप करे ताकि वो अच्छे से आगे बढ़ पाए। अब लिटरेसी इन इटसेल्फ मतलब एजुकेशन नहीं है। अब इसमें आता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जो थे दूसरे थिंकर्स भी चाहते थे कि नेशनल एजुकेशन जो है वो ठीक तरीके से चले। अब टैगोर्स एडॉब ऑफ पीस, टैगोर जो है वो क्या चाहते थे कि भाई बिल्कुल एक मिक्सचर सा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हम लोग अंग्रेज़ी भाषा ही पढ़ें, ना ही सिर्फ अपना कल्चर, हम सब कुछ दोनों मिक्स पढ़ें। तो शांति निकेतन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन जो है 1901 में लगभग इस्टेब्लिश किया था। जब वो खुद बच्चे थे तो उनको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उनको स्कूल की क्लासेस ऐसे लगती थी जैसे कि उनका दम घुट रहा हो और वो मतलब कि जेल में चले गए हों। तो उन्होंने टीचर्स से और स्कूल मतलब टैगोर के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चे का माइंड आराम से घूम सके इधर उधर और ग्रो कर सके। तो उनका खुद का जो एक्सपीरियंस था स्कूल डेज़ का, उससे टैगोर के काफ़ी नए आइडियाज़ बने थे। जब वो बड़े हुए वो एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते थे जहाँ पे बच्चे खुश रहें, जहाँ पे वो फ्री रहें, क्रिएटिव रहें और अपने खुद के डिज़ायर्स थॉट को एक्सप्लोर कर पाए। तो टैगोर को लगा कि उनके चाइल्डहुड के टाइम पे जो मतलब चीज़ें थी वो काफ़ी रिजिड थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन था स्कूल में। जो ब्रिटिश के स्कूल होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, बच्चे बंद के रह जाते हैं। और टीचर्स जो हैं को इमेजिनेटिव होना चाहिए और बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वो क्यूरियोसिटी मतलब नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा बच्चे में डेवलप हो सके, इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए। तो टैगोर के अकॉर्डिंग ऐसे स्कूल होने चाहिए। बट जो एग्जिस्टिंग अभी के स्कूल है वो तो बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, बच्चे की जो क्रिएटिवनेस है, सब कुछ वो ख़त्म कर रहे हैं आज के टाइम के जो स्कूल्स हैं। ऐसा टैगोर का मानना था, मतलब टैगोर अपने टाइम के स्कूल्स की बात कर रहे थे। तो स्कूल क्रिएटिव होने चाहिए और स्कूल होने चाहिए बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर उन्होंने शांति निकेतन जो है स्थापित किया और वहाँ पे नेचर के हार्मनी में पढ़ाया जाता था और बिल्कुल खुले में, मतलब पेड़ के नीचे आसपास खूब सुंदर सा गार्डन है और गार्डन में देखिए इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से क्लासेस लगाने की उन्होंने बात करी। तो काफ़ी सारे सेंसेस में टैगोर और महात्मा गांधी जो है वो सिमिलर भी थे। वो चाहते थे
मतलब उनकी सोच गांधी की और टैगोर की एक जैसी भी थी और काफ़ी अलग भी थी। गांधी जो है वो तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न की जो मशीन वर्शिप है, मशीनों की पूजा की बिल्कुल पसंद नहीं करते थे गांधी जी, तो जो अंग्रेज़ों की एजुकेशन सिस्टम था। बट टैगोर चाहते थे कि मॉडर्न का और हमारे जो अपने सिविलाइजेशन का है, इंडियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एजुकेशन का मिक्सचर होना चाहिए। तो इसलिए शांति निकेतन में साइंस एंड टेक भी पढ़ाया जाता था, आर्ट, म्यूज़िक, डांस सब कुछ शांति निकेतन में पढ़ाया जाता था। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, थिंकर्स जो हैं were thus thinking about the way a national education system would be fashioned। तो काफ़ी सारे थिंकर्स और काफ़ी सारे लोगों ने सोचा कि किस तरीके से भाई एजुकेशन सिस्टम हमारा आगे बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी सारे चेंजेस भी लाए गए एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अदर अर्ज दैट अल्टरनेटिव सिस्टम कैन बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल। तो कुछ लोगों को ये भी लगता था कि इस तरीके से एजुकेशन होना चाहिए कि भाई सिर्फ अपना नेशन का ही हो, उसमें नेशनल करेक्टर आना चाहिए पढ़ाई में। तो भाई होता क्या है ये ट्रूली नेशनल, ये डिबेट जो है नेशनल एजुकेशन की वो इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही कि एक्चुअली में जो नेशनल एजुकेशन वो है क्या। अब एजुकेटिंग एज अ सिविलाइजिंग मिशन, तो ये देखिए अंग्रेज़ जो थे अंटिल जो इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्ट 1870 के बाद हम लोगों को जो अंग्रेज़ी वगैरह पढ़ाई शुरू कर दी गई थी, उससे पहले कोई वाइड स्प्रेड एजुकेशन की पॉलिसी नहीं थी। देयर वॉज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल। तो 19वीं सेंचुरी में मतलब कि सबके लिए एजुकेशन की कोई ऐसी बात नहीं की जाती थी। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करते थे, पुअर चिल्ड्रन जो है वो स्कूल नहीं जा पाते थे और क्योंकि उनको तो काम करना होता था काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्कूल्स जो थे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे। तो जो चर्च वगैरह चलाती थी या फिर अमीर लोग चला दिया मतलब हेल्प कर दिया करते थे। और इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इन टू द फोर्स ऑफ एजुकेशन एक्ट दैट स्कूल्स वर ओपन बाय द गवर्नमेंट एंड कंपल्सरी स्कूलिंग वॉज इंट्रोड्यूस। तो एजुकेशन एक्ट जो है 1870 का, तो मतलब कंपल्सरी एजुकेशन स्टार्ट कर दी गई थी मेनली ब्रिटेन में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स जो थे उस समय के वो थे थॉमस आर्नल्ड, जो कि हेडमास्टर थे प्राइवेट स्कूल रग्बी के। और वो सेकेंडरी स्कूल का जो करिकुलम था विच हैड डिटेल स्टडी ऑफ द ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स रिटन 200 ईयर्स अगो। तो मतलब ये जो थे ना, ये कहते थे कि स्कूल में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल में ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो रोमन क्लासिक्स है, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे नॉवेल्स और ड्रामाज और जो किताबें लिखी गई हैं हज़ारों साल पहले उनको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों का जो है दिमाग बिल्कुल कैसा उनको सभ्य होना चाहिए, किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना चाहिए, किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, इस तरीके की बातें उनको रोमन लिटरेचर से मिलती हैं। तो क्या आपको लगता है कि हर चीज़ रूल और डिसिप्लिन में रहकर ही की जा सकती है? तो आज भी